आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। दिल्ली भाजपा के पूर्व नेता नवीन जिंदल की सुरक्षा में तैनात पीसीआर वैन पर शनिवार की रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। नवीन जिंदल ने रविवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हमले को अपने परिवार की सुरक्षा से जोड़ते हुए नवीन जिंदल ने कहा है कि इस्लामिक जिहादियों से मेरे परिवार को जान से खतरा है। बता दें कि 29 जून को भी नवीन जिंदल ने ट्वीट कर जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी। आपको ये भी बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर नवीन जिंदल विवादों में रहे थे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। नवीन जिंदल ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि मैं अपने परिवार की जान को खतरे को लेकर कई बार सबूत के साथ दिल्ली पुलिस को जानकारी दे चुका हूं। उन्होंने बताया कि मेरे आवास पर एक पीसीआर वैन और एक सिपाही तैनात रहता है। रात में जिहादियों ने पीसीआर के शीशे तोड़कर मेरे परिवार और मुझ पर हमले का संदेश दिया है। नवीन जिंदल ने लक्ष्मीनगर थाना प्रभारी पर आरोप भी लगाया कि वे अक्सर अपने 3-4 पुलिसकर्मियों के साथ आते हैं और फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। कई बार मैंने जान की खतरे को लेकर उनसे बात भी की तो लक्ष्मीनगर थाना प्रभारी ने कहा कि थाने में स्टाफ की कमी है, हम कहां से पुलिस कर्मियों को लेकर आएंगे। पूर्व भाजपा नेता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में सूचना देते हुए खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इससे पहले नवीन जिंदल ने 29 जून को ट्वीट कर कहा था कि मुझे 3 ईमेल आए हैं जिसमें उदयपुर में भाई कन्हैया लाल की गर्दन काटने का वीडियो अटैच करते हुए मेरी और मेरे परिवार की भी ऐसे ही गर्दन काटने की धमकी दी गई है। मैंने पीसीआर को सूचना दे दी है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद पार्टी की ओर से नवीन जिंदल पर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के बाद नवीन जिंदल ने कहा था कि मेरा सभी से विशेष आग्रह है कि मेरा पता सार्वजनिक ना करें। सोशल मीडिया पर मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान के कराची में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट शारजाह से हैदराबाद जा रही थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट की लैंडिंग की गई है। तकनीकी खराबी की सूचना के बाद क्रू मेंबर्स ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को दूसरे विमान से हैदराबाद लाया जाएगा। बता दें कि 2 सप्ताह में कराची में भारतीय विमान की ये दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग है। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कहा गया है कि शारजाह हैदराबाद फ्लाइट के पायलट को विमान में तकनीकी खराबी की जानकारी मिली। इसके बाद एहतियात के तौर पर विमान को कराची की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल यात्रियों को हैदराबाद लाने के लिए कराची के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। बता दें कि 5 जुलाई को भी स्पाइस जेट के विमान में खराबी आने के बाद कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। स्पाइस जेट का यह विमान दिल्ली से दुबई जा रहा था। खराबी के बाद फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में लैंड करना पड़ा था। स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट से यात्रियों को दुबई ले जाया गया था। मामले में डीजीसीए का बयान भी आया था। बताया गया था कि स्पाइस जेट विमान के क्रू ने देखा कि फ्यूल टैंक का इंडिकेटर फ्यूल की मात्रा को तेजी से घटता दिखा रहा था। इसके बाद चेकिंग में कुछ गड़बड़ नहीं मिली। टैंक में भी कहीं से कोई लीक नहीं था, लेकिन इंडिकेटर फिर भी ईंधन कम दिखा रहा था, इसीलिए प्लेन को कराची में लैंड कराया गया। बता दें कि 14 जुलाई को भी जयपुर में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इंजन में वाइब्रेशन और होने की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्विटर के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस केस में हर रोज नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ट्विटर डील कैंसिल होने से पहले एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक धमकी भरा मैसेज भेजा था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मैसेज 28 जून को भेजा गया था। इस मैसेज में एलन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी के वकील परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मस्क ने पराग को यह मैसेज तब भेजा था जब ट्विटर के वकीलों ने उन विपत्ति जानकारियों की मांग की थी जिनमें ट्विटर का अधिग्रहण किया गया था। ये जानकारी ट्विटर की तरफ से मस्क के खिलाफ दाखिल केस में दी गई है। मुकदमे में दाखिल दस्तावेजों में मुताबिक बताया जा रहा है कि एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ नेड सेगल को भी ये मैसेज भेजा था।
इस मैसेज में लिखा गया है कि तुम्हारे वकील इस बातचीत का इस्तेमाल परेशानी खड़ी करने के लिए कर रहे हैं, इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि मस्क ने ये मैसेज तब भेजा था जब ट्विटर के वकीलों ने उनसे पूछा कि 44 अरब डॉलर की रकम कहां से लाएंगे। बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर डील कैंसिल करने का फैसला अचानक से लेकर चौंकाया नहीं है, बल्कि इस डील के कैंसिल होने के संकेत पहले भी वो दे चुके थे। उन्होंने ट्वीट करके पहले ही संकेत दिए थे कि उनकी इस डील में अब दिलचस्पी नहीं रह गई है। पहले मस्क ने ऐलान किया था कि वो इस डील को कुछ समय के लिए होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि ट्विटर स्पैम की जानकारी सही नहीं दे पा रहा है, डील कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। उधर ट्विटर इस डील को लेकर सीरियस हो गया है और उसने कानूनी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है। अभी हाल में ही बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तब शायद किसी को नहीं पता था इस बात का कि उनको उपराष्ट्रपति के तौर पर बीजेपी मौका देने वाली है। बीजेपी अपने हर फैसले पर लोगों को चौंकाती है, इस बार भी यही हुआ। इसके पहले मुख्तार अब्बास नकवी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि लेकिन आखिर समय पर जगदीप धनखड़ का नाम निकलकर सामने आया। बता दें कि 18 मई 1951 में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था। आपको जगदीप धनखड़ के बारे में ये भी जानकर हैरानी होगी कि उनका चयन आईआईटी, एनडीए और आईएएस में हुआ, लेकिन उन्होंने वकालत को तरजीह दी। वो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। साल 1989 में धनखड़ ने पहली बार सियासत में कदम रखा, जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। एक वक्त जगदीप धनखड़ राजस्थान की सियासत का चर्चित चेहरा भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ मौजूदा समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। वहीं वो राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं और राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धनखड़ सियासी दांवपेच और कानून के बड़े जानकार माने जाते हैं। धनखड़ पार्टी के अंदर अपने संबंधों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्हें महारत हासिल है। बता दें कि धनखड़ झुंझुनू से जनता दल के सांसद चुने गए थे। इसके बाद उन्हें कांग्रेस का हाथ थाम लिया था उन्होंने, और अजमेर से वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और उसके बाद हालांकि चुनाव में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बाद साल 2003 में धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अजमेर के किशनगंज से विधायक चुने गए। धनखड़ सिर्फ नेता ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भारत में मौजूदा हालात को लेकर लगातार अपने विचार रखते आए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने राजनीति में दुश्मनी को लेकर चिंता जताई है। सीजेई ने कहा है कि राजनीतिक विरोध का दुश्मनी में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कभी सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था वो अब कम हो रहा है। जस्टिस रमन्ना राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा में संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष नाम के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए, जैसा हम इन दिनों दुखद रूप से देख रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच आपसी आदर भाव हुआ करता था, दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। उन्होंने विधायी प्रदर्शन की गुणवत्ता में गिरावट पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि देश विधायी प्रदर्शन की गुणवत्ता की गिरावट देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कानून को व्यापक विचार विमर्श और जांच के बिना पारित किया जा रहा है। सीजेआई ने आगे कहा कि अगर राज्य की प्रत्येक शाखा क्षमता और जिम्मेदारी के साथ काम करती है तो दूसरों पर बोझ काफी कम हो जाएगा। अगर अधिकारी सामान्य प्रशासनिक कामकाज कुशलता से करता है तो एक विधायक को अपने मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संविधान में ये उल्लेख नहीं है एक साल में राज्य विधानसभा की कितनी बैठक होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन में ज्यादा चर्चा होने से नागरिकों को निश्चित रूप से लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे श्रीलंका की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए हालातों का सामना
करना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई है। खाना, दवाई और यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर तक खत्म होने वाले हैं। देश में जरूरत की चीजें भी जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हालात और खराब होने की आशंका व्यक्त की गई है। उधर श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकार ने कहा है कि इस संकट की स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हमारी कई बार मदद की है। श्रीलंका फिलहाल गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और सरकार आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं है। आर्थिक संकट के कारण खाद्य सामग्री, दवाओं, रसोई गैस, ईंधन और टॉयलेट पेपर की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए दुकानों के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने शुक्रवार को श्रीलंका की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की 63 लाख यानी 28% आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है और संकट गहराने के कारण हालात और खराब हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनमें से कम 65,600 लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। WFP ने आगाह किया है कि यदि तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो ये संख्या तेजी से बढ़ सकती है। WFP ने कहा है कि भोजन की आसमान छूती कीमतों के कारण लोगों के लिए खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लगभग 60,000 से ज्यादा लाख लोग इससे पर्याप्त आहार उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। एजेंसी 2022 में 34 लाख लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी पहुंच बढ़ा रही है। WPF ने आगे कहा है कि उसे अपनी जीवन रक्षक सहायता के लिए तत्काल $6.3 करोड़ की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों की। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 3.48% है। इस वजह से दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 491 नए मामले सामने आए और 605 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2000 से कम हो गई है। वहीं राजधानी में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस महीने में अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मरीजों की संख्या 2010 से घटकर 18 से 54 हो गई है, जिसमें से 94 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 3 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और 37 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या 216 है। उधर दिल्ली सरकार की ओर से लोकनायक अस्पताल को मंकी पॉक्स का नोडल सेंटर घोषित कर दिया गया है। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि रात 8 बजे सरकार की ओर से भेजे गए ईमेल में अस्पताल को नोडल सेंटर घोषित करते हुए मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजधानी में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला आने पर उसे यहीं आइसोलेट किया जाएगा। हालांकि गनीमत यह है कि दिल्ली में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं मिला है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि हम अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को मंकी पॉक्स के इलाज और बचाव की जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में सीमा पर मौजूद गतिरोध की। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने को लेकर भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता आज LAC के इस ओर होगी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की शीघ्र वापसी पर जोर दे रहा है और उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता पर पूर्ण शर्त है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में LAC से सैनिकों को हटाए जाने के लिए वार्ता जारी रखने के तहत 16वें दौर की वार्ता 17 जुलाई को भारतीय क्षेत्र में सुचुल मोल्डो बैठक स्थल पर होगी। भारतीय थल सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पिछले दौर की वार्ता 11 मार्च को हुई थी। वार्ता के आगामी दौर में भारतीय पक्ष द्वारा डेप्सोंग, बुल्गे और डेमचोक में मुद्दों के समाधान की मांग के साथ ही टकराव वाले शेष सभी स्थानों से जल्द सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दबाव बनाए जाने की उम्मीद है। पूर्वी लद्दाख से जुड़े विवाद का मुद्दा पिछले हफ्ते विदेश मंत्री जयशंकर और उनके चीना समकक्ष वांग यी के बीच बाली में हुई बैठक बातचीत में प्रमुखता से उठाया गया था। बता दें कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से इतरवाली में 1 घंटे की बैठक में जयशंकर ने वांग यी को पूर्वी लद्दाख में सभी लंबित मुद्दों की शीघ्र समाधान की आवश्यकता से अवगत कराया था।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।